नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं। वक्त है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत का। जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां केवल एंकर बोलेगा, खबर बताई जाएगी, इतना नहीं होता, खबर भी बताई जाएगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोल के माध्यम से आप भाग भी लेंगे। हर खबर पर हम आपके लिए एक पोल लाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वहां आप वोट करते हैं तो आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और हर दिन नए मुद्दे आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए 5 से 9 बड़े मुद्दे लेकर आए हैं, जैसे कि बांग्लादेश में कैसे खौलता पानी, गणेश चतुर्थी पर हमने आपको बताना चाहते हैं कि कैसे वहां पर खौलता पानी जो था वो डाल दिया गया प्रोसेशन के दौरान, गणेश चतुर्थी के दौरान। लीजिए, फ्लोर ग्राफिक्स पर आ गया खौलता पानी। सोचिए इन जिहादियों की मानसिकता कैसी है। ये गणेश जी को पसंद तो करते ही नहीं, हिंदुओं को तो बिल्कुल नापसंद करते हैं। उसकी तस्वीर बताएंगे। बांग्लादेश में हिंदू घटा और कटा, ये बताएंगे। फिर वक्फ का खुला चिट्ठा, वक्फ के खुले चिट्ठे की बात करेंगे। कैसे एएसआई ने कहा है कि 120 से ज्यादा, 120 से 132 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर वक्फ अपना दावा करता है। और सोचिए, वक्फ जब नहीं भी था तब की प्रॉपर्टीज पर भी वक्फ दावा करता है। एक तरीके का माफिया है वक्फ, और उसकी पोल केवल सुदर्शन न्यूज ही खोलता है। आज भी खोलेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। रेल जिहाद, हादसों के पीछे क्या कोई साजिश है? आपने वो वीडियोस देखी थी जहां पर यूट्यूबर, जो खुद को यूट्यूबर बताते हैं, कंटेंट क्रिएटर बताते हैं, रेलवे ट्रैक में पटरियों के नीचे कुछ ना कुछ रखते थे। उसी की तर्ज पर क्या आगे भी जो हो रहा है उसके पीछे कोई ऐसी बात है जो समझनी है, नहीं है? इस पर भी, रेल हादसे के बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। आगे बढ़ेंगे। फिर कहां से आया फंड? जब हम बात करते हैं शिमला में उस मस्जिद की, जब ये सवाल पूछा गया कोर्ट के द्वारा तो जवाब नहीं था उनके पास, और वक्फ कहता है ये हमारी जमीन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले, जब अनिरुद्ध सिंह जो थे मंत्री, उनके नेता जो थे, विधानसभा में उन्होंने कहा था कि ये जमीन वक्फ की नहीं, ये सरकार की जमीन है। तो वक्फ कितना झूठ बोलेगा और कैसे घुसपैठिए अब हिमाचल प्रदेश को निशाना बना रहे हैं। देवभूमि को तो तंग करने का उनका इरादा कुछ हद तक सफल हो भी गया है। डेमोग्राफी जिहाद तो उन्होंने कर ही दिया है। अब हिमाचल की बारी आ चुकी है। फिर खेल या राजनीति? खिलाड़ी खेल खेलें, ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में आए तो फिर बृजभूषण शरण सिंह के आरोप भी, उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा, उनकी बात भी यहां पर समझनी पड़ेगी। जो आरोप उनके द्वारा लगाए जाते थे कि ये राजनीति से प्रेरित है, कांग्रेस की साजिश है, अब है या नहीं ये हम आप पर छोड़ते हैं। जनता जनार्दन ज्यादा जानती है। जनमत में हम जनता की सुनते हैं। खैर, ये तो मुद्दे थे। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले मुद्दे की। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देता हूं, शुरुआत हो गई है गणेश चतुर्थी की। सभी को शुभकामनाएं सुदर्शन परिवार की तरफ से। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज से शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव, ये इसकी जो धूम है भारत ही नहीं दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस दिन लोग अपने घरों, दफ्तरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और फिर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कुछ खास, आपको बताएं, कुछ खास उपाय करने और विधि विधान से पूजा करने के तमाम जो परेशानी आपकी कुछ भी हो, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। गणेश उत्सव और मोदक, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गणेश उत्सव के साथ ही मोदक की भी डिमांड बढ़ती जाती है, बढ़ चुकी है अब इस वक्त। तो घर हो या मिठाई की दुकान, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सिर्फ यही बनाए जाते हैं। मोदक को भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई माना जाता है और भगवान को इससे भोग लगाया जाता है। लेकिन ये तो आपने जाना ही था, पहले देखा ही था। अब गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, कैसे, इतिहास क्या है, ये भी तो जानिए। कल को आपके बच्चे आपसे पूछें, कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति, मैं जानता हूं आपके धर्म से वो कन्वर्ट होकर चाहे क्यों ना चला गया हो, वो पूछे कि भाई गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, तो वो भी आपकी, उसको जानना आपकी जिम्मेदारी है। गणेश चतुर्थी का इतिहास काफी पुराना है। भारत में सार्वजनिक गणेश उत्सव सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंशों ने से लेकर शिवाजी के शासन तक निर्बाध चलता रहा है। पेशवाओं के समय पर तो गणेशोत्सव को राष्ट्र देवता की मान्यता के साथ मनाया जाता था। इसके बाद देश की आजादी में भी गणेशोत्सव का अलग ही महत्व है। करेंगे चर्चा और बताएंगे कि कैसे गणेश चतुर्थी में होता है अरबों का व्यापार। पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी बहुत कुछ बताना है। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
इस दौरान मंदिर से लेकर घरों और मोहल्लों में गजानन विराजमान किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर पूरा माहौल गणपति की भक्ति में डूब जाता है। गणेश उत्सव को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के त्योहार में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल होता है और इन चीजों के बगैर गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है। गंगा जल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मौली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। इस दौरान लोग अपने घरों, मंदिरों और इत्यादि जगहों पर भगवान गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा लाकर बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को अपने घर लाने और उनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के शरीर के मैल से हुआ था। माता ने मूर्ति में प्राण फूंक दिए और विनायक को अपने कक्ष की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। तब देवी पार्वती के पति यानी भगवान शिव जी ने कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया तो शिव जी की पहचान से अनजान बाल गणेश जी ने उनका रास्ता रोक दिया और इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और गणेश जी का सिर काट दिया। दुखी माँ ने भगवान शिव से अपने बेटे को वापस जीवित करने का अनुरोध किया और तब भगवान शिव ने गणेश जी के सिर के स्थान पर एक हाथी का सिर लगाया और उन्हें नया जीवन मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, पहली खबर हम आपके लिए लाए हैं, वो भी गणेश जी से शुरुआत कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी से शुरुआत कर रहे हैं। गणपति बप्पा आशीर्वाद देंगे, सब काम बनेंगे, विघ्नहर्ता के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन हम आपसे यही खबर पहले शुरुआत करने के लिए क्यों लाए हैं? हम इसलिए लाए हैं क्योंकि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कारण क्या है गणपति उत्सव की शुरुआत करने का, उसको मनाने का। गणपति उत्सव की जो शुरुआत कैसे हुई, अब आपको बड़ी स्क्रीन पर बताते हैं। सबसे पहले किसने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं इसके बारे में। गणेश उत्सव का इतिहास। गणेश उत्सव जो है, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंशों से निर्बाध चलता रहा है। बहुत पुराना इसका इतिहास है, काफी समय से। 1630 से 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस त्योहार को मनाया था। 1630, 1680 ये तारीखें भी आप याद करिए, ये डेट्स भी याद करिए, इसको आप इतिहास समझिए, ये पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले पुणे में मनाया गया गणेश उत्सव, ये हमारे पास डेटा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये है बप्पा का इतिहास। बप्पा का इतिहास तो बहुत पुराना है। 18वीं सदी में पेशवा भी गणेश भक्त थे, तो पेशवा साम्राज्य भी गणेश भक्त था और वो भी इनकी पूजा अर्चना करते थे। पेशवा ने भाद्रपद के महीने में गणेशोत्सव मनाना शुरू किया था। बप्पा का आशीर्वाद भी लेते रहिए और ये ज्ञान भी आप लेते रहिए, आपके लिए ये पूरा सेगमेंट हमने रखा है। ब्रिटिश राज में गणेशोत्सव के लिए पैसा मिलना बंद हो गया। आज देख रहे हैं आप लंदन का हाल क्या है, ब्रिटेन का हाल क्या है, जिहादी बस गए हैं। उस टाइम इन्होंने पैसा बंद किया था, जिस कारण गणेशोत्सव कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है, विघ्नहर्ता वो खुद हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस महोत्सव को फिर से शुरू किया। तो सलाम ऐसे वीरों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, बाल गंगाधर तिलक जी को। 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की थी, या कहिए पुनः शुरुआत की थी 1893 में। गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की थी। भाई, आप ये त्योहार मनाएंगे तभी तो एक रहेंगे। उत्सव आपको, आपके धर्म को, आपके धर्म के अनुयायियों को जोड़ता है। 1893 में ही केशव जी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की नींव रखी गई थी। तो जो पंडाल होते हैं, मंडल होते हैं, उनकी बात अब हम आपको बता रहे हैं। लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर जी ने प्रथम पूज्य गणेश जी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना दिया था। तो हिंदुस्तान में भगवान और राष्ट्र अलग नहीं है। हमारे जो देवतुल्य हैं, हमारे देवता हैं, वो राष्ट्र के जैसे ही हैं, राष्ट्र के समान हैं। गणेश स्थापना से विसर्जन के मध्य स्वतंत्रता सेनानी आजादी की योजना बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्सव मना रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, राष्ट्र के लिए भी कुछ कर रहे थे।
1904 में हुए संस्कृत श्लोक पाठ के कार्यक्रम में अमर स्वतंत्रता वीर सावरकर जी उपस्थित थे। तो आप सोचिए महत्व गणेश जी का और इससे जुड़ी कथाओं का, इससे जुड़े इतिहास का। पंडाल से हिंदवी स्वराज स्थापना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पंडाल का भी बहुत महत्व है। पश्चिम बंगाल में जैसे मां दुर्गा का पंडाल लगाया जाता है, उसी की तर्ज पर आप समझिए बप्पा का पंडाल लगता है। वीर सावरकर जी ने मित्र मेला नाम की एक संस्था बनाई। ये इतिहास है, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सभी के साथ बैठ के सुनिए। इस संस्था ने देश की आजादी में अहम योगदान दिया। सोचिए जो बप्पा के पुजारी हैं, बप्पा को पूजने वाले हैं, वो आजादी में योगदान दे रहे हैं। जिहादी मानसिकता नहीं है, अच्छी सोच है। वहीं इन 10 दिनों के उत्सव में अरबों रुपयों का कारोबार होता है। ये अब उसकी हम बता रहे हैं आर्थिक महत्व क्या है। पूरे भारत में लगभग 3 लाख से ज्यादा पंडाल लगाए जाते हैं बप्पा के, गणपति बप्पा मोरया के। ये 3 लाख से ज्यादा पंडाल लगाए जाते हैं। केवल महाराष्ट्र में ही लगभग 50,000 गणेश पंडाल लगाए जाते हैं। सोचिए 3 लाख में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पूजा जाता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। घर घर में बप्पा विराजते हैं। आपने अगर नहीं लाए हैं तो बप्पा को लेकर आइए। इस उत्सव से लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं ना मंदिर बनाने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा, उनके मुंह पर यह प्यार भरा तमाचा हमारी तरफ से। वहीं इन 10 दिनों के उत्सव में अरबों रुपयों का कारोबार होता है कि जो कि आर्थिक महत्व हमने आपको बताया। 3 लाख से ज्यादा सारी बातें आपके पास रखी। पंडाल हैं 50,000 से ज्यादा, तो केवल महाराष्ट्र में पंडाल लगाए जाते हैं। अब आप देखिए गणेशोत्सव का सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व क्या होता है, वो भी हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी से हमने शुरुआत इसलिए की ताकि बप्पा जो हैं वो आशीर्वाद दें। और पुनः आपको याद दिलाऊंगा, इसको आप दोबारा YouTube पे देख सकते हैं और अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी खबर लेकिन पड़ोसी देश में। दुनिया ने देखा कि कैसे जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हुए हैं, वहां गैर मुस्लिमों का जीना दुश्वार हो गया है। इसके कई उदाहरण देखने को मिले, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। देखिए जहां हिंदू मंदिरों और त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या और हमले उन पर किए जा रहे हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के लिए गणेश भगवान की प्रतिमा ले जा रहे श्रद्धालुओं पर जिहादियों ने गर्म पानी डाल दिया, खौलता पानी डाल दिया। इतना ही नहीं, जिहादी झुंड ने हिंदुओं पर पथराव भी किया, ईंटें मारी इन्होंने। जैसे तैसे हिंदुओं ने अपनी जान बचाई। बता दें कि यह घटना बांग्लादेश के चटगांव शहर के कदम मुबारक क्षेत्र में हुई। ये घटना गणेश चतुर्थी समारोह के आयोजन से एक दिन पहले हुई है, प्रोसेशन के दौरान हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बतरगली धवपारा सर्वजननी पूजा समिति के सदस्य कारीगर उत्तम पाल की फैक्ट्री से एक वैन में हिंदू देवता की मूर्ति ले जा रहे थे। इसकी जानकारी जैसे ही कट्टरपंथियों को हुई, जिहादी सोच जाग गई, शैतानी सोच उनकी है ही, उन्होंने हमला कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की यह घटना पहली नहीं है और इस्लामिक मानसिकता के मुताबिक ना ही आखिरी। हाल ही में मुस्लिम छात्रों ने 60 से अधिक हिंदू शिक्षकों, प्रोफेसरों और सरकारी अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन जब ये जिहादी घुसपैठिए भारत में एंट्री करते हैं तो पढ़ाई, दवाई और कमाई जैसे चेहरों को आगे रखते हैं। ये तीनों ही ऐसे विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदना से जुड़े हैं। छात्र, गरीब और मरीज के नाम पर घुसपैठ की कोशिशों में अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलने में आसानी होती है। इसी वजह से इन पर कोई तंत्र बेहद कड़ा एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि तब तक मानवाधिकार के नाम पर बने तमाम संगठन इनके समर्थन में कूद जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की हकीकत आपको बताऊं, आज वहां पर औरतों को, हिंदू औरतों को घर में अंदर रहने को कहा जा रहा है इस हमले के बाद, और केवल पुरुष ही बाहर रहें ताकि महिलाएं सुरक्षित रखें और महिलाओं को वो उठाकर ले जा भी सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बार बार जो मैं आपको बात कह रहा हूं, कितना भी धन हो, कितना भी आपने प्रॉपर्टी बना ली हो, अगर आप धर्म से दूर हो जाएंगे, घटेंगे तो पक्का कटेंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपसे पूछा, क्या जागेगा बांग्लादेश का हिंदू और करेगा विरोध, हां या ना में आपको उत्तर देना है। पोल का प्रतिशत दिखाते हैं। 90% हां, 10% ना। बहुमत यह मानता है कि हां जागेगा और विरोध करेगा, 10% नहीं मानता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की,
जहां पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से शुरू हुई सियासत अब बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई है। कुश्ती के दंगल से सियासत के दंगल में अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर टकराव हो रहा है, टक्कर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए दंगल वाला दांव चला है। साथ ही जाट वोटर्स और पहलवान और महिलाओं को साधने का भी दांव जो है वो कांग्रेस ने चल दिया है। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन दोनों ही पहलवान इतनी जल्दी सियासत का रुख करेंगे ये किसी ने भी सोचा नहीं था। और इसी पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर आगे आपको लेकर चलते हैं संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। देखिए, इधर बीजेपी के पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि यह कांग्रेस की साजिश थी मुझे बदनाम करने की। यही बात मैंने बहुत पहले कही थी, आज वो स्पष्ट हो गई है। उन्होंने और क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह की बात को भी लोग सुनना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है, मैंने बोल दिया था। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे, तो राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। आपने दोनों लोगों की बातों को सुना, पुनिया ने क्या कहा, फोगाट ने क्या कहा और बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। ये तो बात हो गई कहने और सुनने वाली। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस मामले ने लंबे समय बाद तूल कैसे पकड़ा, क्यों बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया करती हुई यहां पर, और आज कहा जा रहा है कि हमारा मकसद राजनीति है। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। धन्यवाद कर रही हैं, ये भी धन्यवाद कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि मेरे बुरे वक्त में साथ थी कांग्रेस पार्टी। अब अगर बृजभूषण शरण सिंह ना कहें राजनीति तो क्या, कैसे ना कहें। जितनी मेहनत कुश्ती में की है उतनी ही कांग्रेस में करेंगे। पहले से तय था क्या, क्योंकि जब लेने गए हुड्डा तो फिर ये बात क्लियर हो रही थी। बीजेपी को छोड़कर सबने मेरा साथ दिया, ये कह रही हैं फोगाट, विनेश फोगाट। और ये कह रहे हैं कि विनेश के साथ जो ओलंपिक्स में हुआ उससे पूरा देश दुखी है। पर वो बात इनके द्वारा यहाँ पर कही जानी जरूरी थी क्या? नहीं, क्योंकि जो ओलंपिक्स में हुआ वो क्या बीजेपी करवा लेगी? कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ी है, ये कह रही है। साथ ही साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ये कह रहे हैं। दोनों खिलाड़ी अब कांग्रेस की वाहवाही में जुट गए हैं, जुट क्या गए, कांग्रेस में ही जब आ चुके हैं। और फिर ये क्या कह रही हैं, मुझे गर्व है मैं कांग्रेस में शामिल हो रही हूं, बेटियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं अब वो सुनना बेहद जरूरी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया वो हमने आपको दिखाया। और ये देखिए कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया। और साथ ही साथ अब क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह, मैंने पहले ही कहा था ये कांग्रेस की साजिश है। ये बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये साजिश थी। अब उनका पक्ष जो है वो सुना जा रहा है।
ये सब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का किया है। यह आरोप तब भी साबित हो जाता है जब उनको एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए हुड्डा जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज देश कह रहा है, अब बृजभूषण शरण सिंह कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बात को पल पल वो रख रहे हैं। अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं जो मैंने कहा था वो हुआ, क्योंकि वे लोग कांग्रेस में आ गए। बजरंग और विनेश बेटियों के सम्मान के गुनहगार। देखिए, इनकी तरफ से जो कहा गया है वो कह रहे हैं कि भाई बेटियों का जो सम्मान था, उसका जो मुद्दा था, बेटियों का इस्तेमाल करके इनके खिलाफ साजिश रची गई, ये भी ये कह रहे हैं। एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। ये भी इनके करियर को खराब करने में बहुत बड़ा योगदान इस पूरे मूवमेंट को रहा। अब राजनीति नहीं तो क्या है, यही तो प्रश्न है। अगर ये कांग्रेस में ना आते तो ये अलग बात हो जाती। तो देखिए, अब बृजभूषण शरण सिंह की जो बात है वो भी हर कोई सुन रहे हैं। अब आपको पोल के माध्यम से जो हमने प्रश्न पूछा था वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। कांग्रेस में आना फोगाट पुनिया की रणनीति थी क्या? 95% लोग कहते हैं हाँ, 5% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है हाँ, ये केवल रणनीति थी और कुछ नहीं। 5% लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ऐसा मानता है। तो हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लीजिए। आप भाग लेंगे तभी असर होगा। सरकारी जमीनों और यहां तक कि हिंदुओं के गांवों तक को मुसलमानों की संपत्ति घोषित करने वाले वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बिल लाई थी। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, एएसआई, उसने जेपीसी को ऐसे 120 से अधिक स्मारकों के बारे में बताया है, दावा किया है, जो उसके अधीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति को एएसआई ने सामने बताया कि ये सभी स्मारक उसके संरक्षण में हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड इन स्मारकों पर अपना दावा ठोकते हैं, अपना दावा करते हैं। इनमें कुछ स्मारकों को एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित करने के लगभग 1 सदी बाद, सोचिए, एएसआई के पास 1 सदी तक थे, उसके 1 सदी बाद वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है। खैर, सच तो कड़वा लगता ही है और यही कड़वी दवा मुस्लिम पक्ष निगल नहीं पा रही है। और जब बात वक्फ की हो तो मुस्लिमों के राजा बनकर ओवैसी अपनी टांग कैसे ना उठाएं। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि पर समिति को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गलत सूचना दे रहे हैं। ओवैसी, आपके सपनों का सच होना दूर नहीं है। जी हाँ, एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब वक्फ कहेगा कि पूरा का पूरा देश ही हमारा है। तो क्या ये कह देंगे, क्या देश दे देंगे क्या ओवैसी को? एएसआई का क्या कहना है, सब कुछ समझेंगे इस खास रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की मीटिंग के दौरान काफी गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने दावा किया कि उसके संरक्षण में 120 से ज्यादा स्मारकों पर अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। इसी के चलते एएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच स्मारकों के स्वामित्व को लेकर विवाद छिड़ा है। एएसआई ने अपने प्रेजेंटेशन में 53 स्मारकों की एक लिस्ट पेश की, जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। इनमें से कुछ को एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने के तकरीबन 1 सदी बाद वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। खैर, सच तो कड़वा लगता ही है और यही कड़वी दवा मुस्लिम पक्ष निगल नहीं पाया। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने जहां बिल की जरूरत और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने एएसआई की ओर से बैठक में दी गई प्रेजेंटेशन को ही गलत बताया और हंगामा कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने, कलेक्टर को ज्यादा अधिकार देने, वक्फ बाय यूजर को हटाने, वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्य शर्त जैसे कई प्रावधानों को पूरी तरह से गलत बताया। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने कहा कि मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक कुरान में वक्फ का जिक्र नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड गैर इस्लामिक संस्था है। फिर क्या था, इतना कहना ही हर मामले में टांग उठाने वाले ओवैसी के लिए काफी था। उन्होंने संस्कृत मंत्रालय के प्रतिनिधि पर समिति को
गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गलत सूचना दे रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाएगा। खैर, ओवैसी साहब को ये समझने की जरूरत है कि अगर यही हाल रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरे देश को ही वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर देगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुस्लिमों के लिए देवता समान ओवैसी और मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाला विपक्ष यही चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपको हमने रिपोर्ट तो बताई, लेकिन हमने आपसे प्रश्न भी पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वक्फ संशोधन विधेयक की सख्त जरूरत है। अब चल ही रहा है, लेकिन जरूरत तो है। हम तो कहते हैं वक्त को हटा दिया जाए, वक्त को, वो ज्यादा जरूरी है। 98% लोग हमसे सहमत भी हैं और 2 सहमत नहीं है, लेकिन बहुमत सहमत है। अगली खबर का रुख करते हैं। अब हम बात करेंगे उस वक्फ बोर्ड की जो कभी 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर पर अपना दावा ठोकता है, तो कभी इस्लाम से भी पुराने हिंदू बहुल गांव को मजहब के नाम पर अपना बता देता है। वक्फ के इसी मजहबी तांडव के चपेट में अब भारत के वो हिस्से भी आने लगे हैं जहां पहले मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, लेकिन देश में जारी जनसंख्या जिहाद के कारण अब देवभूमि हिमाचल जैसी पहाड़ी राज्य भी भारी मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट की मार झेल रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रांत में भी हिंदुओं पर हमले और अवैध मस्जिद के निर्माण जैसी खबरें सामने आने लगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद इन्हीं जिहादियों के बाद सरकार के संज्ञान में आई, जहां बाहरी मुसलमानों ने स्थानीय हिंदुओं के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया, जहां उन्होंने हिमाचल में अवैध घुसपैठ और अवैध संजौली मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद स्थानीय हिंदुओं और हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने की मांग पर जोरों शोरों से प्रदर्शन किया है। लोगों ने मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें संजौली के लोकल रेजिडेंट की तरफ से भी कोर्ट में आपत्ति याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज शिमला नगर निगम के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान स्वयं को 1947 से मस्जिद को अपना बताने वाले वक्फ बोर्ड कोर्ट के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वक्फ बोर्ड, ऐसे में सवाल ये कि क्या वक्फ बोर्ड का मस्जिद की जमीन पर दावा गलत है? अगर सच में मस्जिद की जमीन वक्फ की है तो दस्तावेज दिखाने के लिए वक्फ ने अगली पेशी का समय क्यों मांगा? क्या वक्फ को मस्जिद के अवैध निर्माण की जानकारी पहले से थी? क्या वक्फ मस्जिद की फंडिंग और निर्माण से जुड़े सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे जरूरी सवाल ये कि आखिर कब तक देश में वक्फ की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी? ये सभी बातें तो मैंने आपको बताई, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए ताकि आप समझ पाएं कि आखिर हो क्या रहा है, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में। अवैध मस्जिद के निर्माण को वक्फ ने कब एनओसी दी? वक्फ ने अवैध मस्जिद निर्माण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? मस्जिद निर्माण के लिए पैसा कहां से आया? अनुमति के बिना 5 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई? ये वो सवाल थे जो आज शिमला के संजौली में बने अवैध मस्जिद पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से किए, जिन सवालों का जवाब न तो बोर्ड के पास था और न मस्जिद की कमेटी के पास। जिस मामले पर आज नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवैध मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग को लेकर विशेष रूप से सवाल किया, जहां कोर्ट ने पूछा कि वक्फ के पास मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग कैश में आई थी या चेक में, जिस पर वक्फ के वकील ने इसका जवाब अगली पेशी में देने की बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के निर्माण कमेटी में केवल एक ही व्यक्ति के अलावा कोई अन्य सदस्य न होने पर भी बोर्ड को फटकार लगाई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी होने के बावजूद कि मस्जिद निर्माण की अनुमति कमेटी की तरफ से नहीं दी गई है, तो वक्फ बोर्ड ने निर्माण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? वहीं दूसरी ओर सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड इस बात का दावा करता रहा कि मस्जिद वाली जमीन वक्फ बोर्ड की है और यह मस्जिद 1947 से भी पहले से यहाँ बनी है, जिस पर कोर्ट ने कितना अवैध निर्माण हुआ है इसकी रिपोर्ट अब कनिष्ठ अभियंता को तैयार करने का आदेश दिया है। लेकिन बीते 14 साल से अधर में लटके संजौली अवैध मस्जिद मामले में हिंदुओं के प्रदर्शन, हिंदू नेताओं की मांगों और आज 45वीं पेशी के बाद भी कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंचा,
जहां अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए कैसे कांग्रेस के ही मंत्री ने पोल खोल के रख दी। लव जिहाद की बात तक भी अनुराग सिंह की तरफ से कही गई थी। माताओं बहनों को कैसे छेड़ा जाता है, उस गली से निकलना मुश्किल है। 190 रजिस्टर्ड बताते हैं, 1900 वहां पर मौजूद हैं। बाहर से ये जमात के लोग आते हैं, बांग्लादेशी एक दो, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा, एक दो को तो मैं भी जानता हूं, ऐसे लोग हैं। जांच होनी चाहिए। अब कांग्रेस के हिंदू जाग चुके हैं। मैं चाहता हूं पूरी कांग्रेस जागे और ऐसे ही एक्शन हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। उसी के साथ पार्टियों को भी जागना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के बांदा की एक लड़की को दुबई में, सोचिए दुबई में मौत की सजा हुई है। 21 सितंबर को उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लड़की के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लाजमी है। माता पिता ने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। पीएम मोदी से अपील की है कि वह इस मामले में अपना दखल दें। माता पिता के अनुसार उनकी बेटी शहजादी जब 8 साल की थी तब खाना बनाते समय वो झुलस गई थी। सोचिए कैसे इसको फंसाया गया था, ये कहानी हम उठा रहे हैं। चेहरा उस लड़की का बुरी तरह जल गया था। फेसबुक पर उस लड़की ने, उसको एक लड़का मिला, ऑनलाइन मिला उसको एक शख्स, उस शख्स ने उसे झांसा दिया कि वह अगर दुबई आकर इलाज करवाएगी तो उसका चेहरा जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। बेटी इस झांसे में आ गई और दुबई चली गई, जहां वह अब जेल में बंद है। सोचिए, वो सोच रही थी कि वो बाहर जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके झुलसे चेहरे का बहाना बनाकर उसको दुबई बुलाने में एक शख्स ने उसे फंसा दिया और वो अब जेल में बंद है। पिता सबीर खान को फोन पर उसे फांसी की सजा होने की जानकारी मिली है। पिता ने बताया कि आगरा के रहने वाले उज़ैर नाम के शख्स ने उससे कहा था कि मेरी बुआ और फूफा अबू धाबी में रहते हैं, वहां दंपति के 4 महीने के बेटे की गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई, जिसका इल्जाम शहजादी पर लगा दिया गया है। बच्चे को बिना पोस्टमार्टम कर दफना भी दिया गया। ये भी देखिए कैसे हुआ विदेश में। शहजादी के जबरन साइन करवाए गए हैं कि उससे दस्तखत करवा लिए गए। माता पिता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वे जांच के लिए वहां की सरकार पर दबाव बनाएं। शहजादी जिले के मटौंत थाना इलाके के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली है। वह सामाजिक संस्था रोटी बैंक में कार्यरत थी। उज़ैर नाम के शख्स के बारे में उनको पता लगा है कि वह मानव तस्कर है। आरोपी ने शहजादी को प्रेम जाल में फंसाया और दुबई के रहने वाले फैज और नादिया के हाथों 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। दोनों तरफ मुसलमान हैं और ये मुस्लिम महिला को धोखा देने वाला ये जिहादी भी मुसलमान है। दोनों दुबई में उससे घरेलू नौकर की तरह काम करवाते थे। उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। दुबई की कोर्ट ने उस दंपति के 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में शहजादी को दोषी ठहराया है। मामला 4 महीने पुराना है। शहजादी के माता पिता ने आरोपी उज़ैर और दुबई के दंपति के खिलाफ बांदा के सीजीएम भगवान दास गुप्ता की कोर्ट में भी अपील की है, जहां कोर्ट ने गंभीर धाराओं के तहत पुलिस को कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। लेकिन अब दुबई की अदालत ने शहजादी को दोषी करार देकर 21 सितंबर को फांसी की सजा सुनाई है। घर में कोहराम मचा हुआ है। माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मामले में मोदी आवाज उठाएंगे, भारत सरकार आवाज उठाएगी, और क्या मुस्लिम समाज आवाज उठाएगा कि इस लड़की को कैसे फंसाया गया था अपनों के ही द्वारा। चलिए अब इसी खबर पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे क्या कुछ है, क्या कुछ होता है दुबई में। दुबई में किस चीज के लिए हो सकती है फांसी, ये आपको जानना है। राजद्रोह, जासूसी और हत्या, फांसी हो जाएगी। कोई बीच में कुछ मिडिल का कोई पाथ नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए सफलतापूर्वक उकसाया अगर आपने वहां पे, तो आपको फांसी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से कोई परेशान है उसको आप आत्महत्या करवा दें। आगजनी जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो, उस पे दुबई में फांसी है। बात पे फांसी है दुबई में, और हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर कोर्ट में तारीख आती रहेगी। अभद्र हमला जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो, गलत हमला करते हैं, अभद्र हमला करते हैं तो भी आपको मृत्युदंड है, फांसी। पर्यावरण में परमाणु अपशिष्ट निपटान, अगर आप जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है खासतौर पर, वो अगर आप देते हैं तो भी आपको फांसी होगी। नाबालिग के साथ बलात्कार, गंभीर डकैती के लिए मृत्युदंड, तो बलात्कार पर भी
फांसी है, गंभीर डकैती करोगे तो भी मृत्युदंड है, फांसी है। राजद्रोह, जासूसी और हत्या, तो सोचिए बात बात पर दुबई में फांसी होती है। कुछ विषय सही हैं, लेकिन इस मामले में ऐसी कौन सी हत्या थी, ऐसा कौन सा कारण था? अब हमने आपसे प्रश्न पूछा, चलिए हमने तो अपनी बात रखी, शहजादी के लिए मोदी को उठानी चाहिए आवाज। 80% लोगों ने कहा हां, 20% लोगों ने कहा ना। तो देखिए इस महिला के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज वाले आवाज उठा रहे हैं, कोई और चैनल यहां पर आपको आवाज उठाता हुआ नजर भी नहीं आएगा। लेकिन यह प्रश्न है, मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो शायद अब आपका पोल यह कहता है कि भाई सरकार को यानी मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसीलिए कहता हूं हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लीजिए और आप जो पोल में देंगे वही हम आपको दिखाएंगे। और इसमें आपकी राय ये कहती है 80% लोगों की कि शहजादी के लिए मोदी को उठानी चाहिए आवाज कि इसको कम से कम फांसी तो ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है और 18 सितंबर से यहां पर मतदान की शुरुआत होगी। इस चुनावी माहौल में वोट की खेती को सोचिए, उसके लिए कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं वोट की खेती के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु पर दिए गए बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उमर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कश्मीरी अलगाववादी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा हुआ है। उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। उनके इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उनकी आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उमर ने यह भी कहा कि अगर राज्य की मंजूरी की जरूरत होती तो ये नहीं दी जाती, यानी उसको फांसी ना होती। अब्दुल्ला ने आगे कहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था, नहीं तो उनको राज्य सरकार की अनुमति से ऐसा करना पड़ता, जो मैं आपको साफ शब्दों में बता सकता हूं कि मंजूरी नहीं मिलती। देखिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर मचा सियासी घमासान और एक रिपोर्ट भी। वीडियो 9 फरवरी 2016 की उस शाम की है जब दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लग रहे थे। इसके बाद देश भर में खूब हंगामा हुआ। अब करीब 8 साल बाद अफजल गुरु के समर्थन में एक बार फिर खुलेआम कश्मीर की राजनीतिक फिजाओं में बयान दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आजादी के बाद यह पहली बार है कि जब एक संविधान और एक झंडे के नीचे घाटी में चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन देश से गद्दारी करने वाले और अलगाववाद की भाषा को बोलने वाले राजनीतिक दलों को जम्मू में लोकतंत्र की वापसी अच्छी नहीं लग रही है। उनकी बयानबाजी से लग रहा है कि वो घाटी को आतंक की चपेट में ही देखना चाहते हैं। घाटी में रोज राजनीतिक दलों की ओर से रैलियां की जा रही हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर आग उगली है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि अफजल को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, हम होते तो इसकी मंजूरी कतई नहीं देते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. ये वो मौका परस्त नेता हैं जिनका मकसद सिर्फ वोट पाना होता है, जो देश के सिस्टम, संविधान, कानून और अदालत पर अपने वोट बैंक के हिसाब से कमेंट करते हैं, चाहे इसके लिए देश की अदालत को ही कटघरे में क्यों ना खड़ा करना पड़े। बता दें कि अफजल गुरु को 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमले की साजिश में दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन इन मौका परस्त और गद्दारों की भाषा बोलने वाले नेताओं के दिल में उस आतंकी के लिए सिर्फ हमदर्दी छुपी है। उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है, तो उमर अब्दुल्ला को आपत्ति क्यों है?
वे आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं। इसलिए आखिर उमर अब्दुल्ला क्या सॉल्व करना चाहते हैं? राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इनको इतराज क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, ये माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर लगातार अब बयानबाजी देखने को भी मिल रही है, लेकिन सवाल है कि वोट बैंक के लिए राष्ट्र विरोधी बयान कितना सही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर 3 चरण में वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। नेताओं की बयानबाजी पर जम्मू कश्मीर की जनता ही सही जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए, आए दिन कुछ न कोई ऐसा बयान जरूर आ जाता है। अफजल गुरु की याद इनको आ गई, आगे क्या कर सकते हैं ये आप अभी से सोच लीजिए। देश भर में अचानक से रेल हादसों में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं रेल हादसे की खबर सामने आ ही जाती है। कुछ हादसे तो छोटे होते हैं जिनमें कोई भी हताहत नहीं होता, लेकिन कुछ हादसे इतने भयावह होते हैं कि सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं और हजारों घायल हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह कि क्या ये हादसे हैं या कोई षड्यंत्र है? क्या कोई देश विरोधी ताकत इस हादसे के पीछे हो सकती है, इन हादसों के पीछे? आइए आए दिन आपको बताता हूं, आए दिन होने वाले रेल हादसे कोई संयोग है या फिर एक प्रयोग जो देश की छवि के साथ देशवासियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान में कई रेल हादसे के बाद ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कोई तो है जिसे भारत के विकास की रफ्तार एक आंख नहीं भा रही है। क्योंकि हर हादसे के बाद विपक्ष आरोपियों की तलाश पर जोर ना देकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग जाता है। सत्ता सुख के लिए क्या किसी हादसे पर राजनीति करना ठीक है? क्या देश की जनता ऐसे अवसरवादी नेताओं के हाथ में देश की कमान सौंपेगी? ये सब देश की जनता के निर्णय पर है। चलिए, आपको खबर बताइए, अब बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं भारत में ट्रेन हादसों की संख्या 2022 में रेल दुर्घटनाओं में 38.2% की बढ़ोतरी यहां पर हुई थी। ये आपको बता रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, ये लीजिए। 2022 में रेल दुर्घटनाओं में 38.2% की बढ़ोतरी हुई। 2014 से 2023 के बीच सालाना और औसतन 71 रेल हादसे हुए हैं। ये रेल हादसों की हकीकत आपको बता रहे हैं। 2004 से 2014 के बीच सालाना औसतन 867 यहां पर डीरेल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 867 डीरेलिंग्स की खबर यहां पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन हादसों की ये संख्या बता रहे हैं। तो क्या ये संयोग है, प्रयोग है, वो आप समझिए। जो 2014 से 2023 के बीच घटकर 426 हो गई, तो ये घटी है, कम नहीं, बड़ी नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये साजिश है, नहीं है? यही तो मुख्य मुद्दा है। आखिर रेल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? पहले भी हमने आपको कहा था, काफ़ी यूट्यूबर थे जो पटरी पर कुछ रख देते हैं। पश्चिम बंगाल के देखिए बड़े हादसे 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई थी, और ये आप देखिए, ये बड़े हादसे थे। और ऐसे ही कई हादसे और इनकी टाइमिंग, ये सारे सवाल, बड़े प्रश्न आपके सामने हमने रखे। लेकिन क्या इनके हादसे के पीछे कोई है? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं पाता। और लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स जरूर दिखे हैं जो ट्रेन के नीचे कुछ रख देते हैं, कभी कटीली तारें, कभी कुछ सामान। ये हमने आपसे ही पूछ लिया, चलिए कि भाई आप बताइए सत्य क्या है? रेल हादसों के पीछे साजिश है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ में जवाब देने वाले यहाँ पर 98-98%, 2% ना में जवाब देने वाले। बहुमत ये मानता है कि रेल हादसों के पीछे साजिश है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है हादसों के पीछे साजिश है। चलिए, इसी के साथ जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।